स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। उत्तराखंड में जल्दी ही उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की जो वैकेंसी है या जो भर्ती है वो देखने को मिलने वाली है। अगले कुछ समय बाद जो उत्तराखंड प्रवक्ता है उसके जो फॉर्म है वो देखने को मिल सकते हैं। इसी संदर्भ में हम अपने YouTube चैनल पर जो लेक्चरर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप उसको हमारे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड का जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है उसमें शिक्षण अभिरुचि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस से तो क्वेश्चन बनते ही हैं और सिलेबस जो है वो स्वतंत्र भारत का एजुकेशन सिस्टम हो गया। उसके अलावा चाहे उसमें राधा कृष्णन आयोग हो गया या फिर आपके पास नई शिक्षा नीति आ गई या फिर शैक्षिक तकनीकी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मूल्यों से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं जो सिलेबस में दे रखा है। लेकिन कई बार वो सिलेबस के बैकग्राउंड में जाके भी क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे 2014 का जब इसी सिलेबस पे स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी 2014 में, तो वहाँ पर उन्होंने सिलेबस से हटके क्वेश्चन बनाए थे। या फिर 2020 का जो लेक्चरर का पेपर है स्क्रीनिंग का, उस स्क्रीनिंग के पेपर में उन्होंने जो जीएस वाला पोर्शन है वहाँ पर भी सिलेबस से काफ़ी हटके क्वेश्चन बन रखे थे जीएस वाले पोर्शन में। तो ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस दे रखा है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, बल्कि जो सिलेबस का जो बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। और वो आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपका बीएड कर रखा है और उसी के आधार पे आप लेक्चरर की परीक्षा दे रहे हैं या प्रवक्ता की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसको दे रहे हैं, तो इतना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने सिलेबस में नहीं दे रखा है तो ये चीज़ें आपको आती होंगी। आपने जैसे वैदिक शिक्षा प्रणाली है या फिर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बीएड के टाइम पर जब आपने बीएड किया होगा। इसीलिए हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन उससे संबंधित अगर जो कुछ बैकग्राउंड है वो भी हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। और इसी संदर्भ में हम भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था की जहाँ से शुरुआत हो रही है, शुरुआत को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वैदिक शिक्षा प्रणाली है, फिर हमारे पास बौद्ध शिक्षा प्रणाली आएगी, उसके बाद हमारे पास मुस्लिम शिक्षा प्रणाली आएगी और उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है। तो इन चार टॉपिक को हमें डिटेल में नहीं देखना है, बल्कि हमें इनको हल्का हल्का इनकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं या अपने बैकग्राउंड को बनाने के लिए, ताकि हमारी समझ अच्छी विकसित हो सके आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनके लिए। इसलिए हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था का जो प्रमाण मिलते हैं, स्पष्ट रूप से जो प्रमाण मिलते हैं वो वैदिक काल से मिलते हैं। और वैदिक काल आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाला जो समय है वो वैदिक काल है। और वैदिक काल में हमें ये देखने को मिलता है जब वेदों की रचना हुई थी, और उसी समय पर हमें पहली बार किसी शिक्षा प्रणाली के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और तब वहां से वैदिक शिक्षा प्रणाली जो विकसित हुई थी, उस वैदिक शिक्षा प्रणाली को फिर उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिला। पहले वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो पूर्व वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। अब जो पूर्व वैदिक काल है वहां पर पहली बार भारत में शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था का विकास हो रहा है, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में वही फ्लो चलता रहा और वही जो शिक्षा प्रणाली है वो विकसित होती रही। और उस वैदिक काल के बाद जब बौद्ध काल आया, जब बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, तो उस समय पर बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। फिर भारत पे जब मुस्लिम आक्रमण हुए, जब तुर्क आक्रमण हुए, अरब आक्रमण हुए, तो भारत में फिर उसके बाद आपको मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद भारत पर ब्रिटिशर्स का आक्रमण होता है, ब्रिटिशर्स का आधिपत्य स्थापित होता है, तो उस समय पर हमें ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे भारत के रूलर रहे होंगे, जैसे जैसे जिन्होंने भारत पे राज किया होगा, वैसे वैसे शिक्षा प्रणालियां भी विकसित होती रही। तो भारत में जब वैदिक काल था, तो वैदिक काल में सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था के प्रमाण देखने को मिलते हैं।
और वैदिक काल की ये शिक्षा व्यवस्था थी, इसीलिए इसको वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है, उस वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस समय की शिक्षा प्रणाली की या वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली थी, इस समय की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था या मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रशासन और संरचना पे जाएंगे, तो इस समय की जो वैदिक काल की शिक्षा है, वैदिक काल की शिक्षा में हमें केवल जैसे अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी की शिक्षा व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण है ना, राज्य का नियंत्रण है। लेकिन जो वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। तो जो पहली विशेषता अगर हम वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था की देखेंगे, तो वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था की 2-3 मुख्य विशेषताएं हैं। और सबसे पहली विशेषता जो इसकी है वो है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। और आगे जब हम चलेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली पर, तो वहीं पर इसका ठीक उल्टा देखने को मिलेगा हमें। तो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, पहली विशेषता तो यही थी। अब अगर राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, तो फिर दूसरी विशेषता हमारे पास आती है कि इसकी दूसरी विशेषता जो थी, दूसरी विशेषता ये शिक्षा प्रणाली निःशुल्क थी। इसमें ऐसा नहीं था कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी संस्था को कोई पैसा देना पड़ेगा। अंत में जब छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर लेते थे, तो छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गुरुओं को दक्षिणा स्वरूप कुछ भी देते थे, पर वो निर्धारित अमाउंट नहीं होती थी, वो अपनी अपनी सुविधा और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी दे सकता था। तो दूसरा था कि ये जो शिक्षा प्रणाली थी ये निःशुल्क थी, निःशुल्क शिक्षा प्रणाली थी। और तीसरा था कि अगर इसकी 3 व्यवस्थाएं हैं, राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, निःशुल्क थी, तो फिर इसका पैसा कहां से मिलता था, जो शिक्षा व्यवस्था थी ये संचालित कैसे हो रही थी, जो पूरी व्यवस्था काम कर रही है उस व्यवस्था के लिए धन कहां से आ रहा है। तो उस व्यवस्था के लिए जो धन आता था वो कभी कभी तो जो राजा होते थे, वो राजा लोग कभी कभी दान दे देते थे, क्योंकि उनकी संतानें भी उन्हीं गुरुकुलों में या उन्हीं आश्रमों में पढ़ रही होती थी, इसलिए वो कभी कभी दान दे देते थे। लेकिन अक्सर यहाँ पर जो आय का स्रोत था, वो आय का स्रोत यहाँ पर भिक्षा और दक्षिणा थी, है ना। अगर किसी छात्र ने शिक्षा पूरी कर ली तो वो दक्षिणा देता था। इसके अलावा गुरुकुल में या आश्रमों में रहने वाले जो उस समय की जो शिक्षण संस्थाएं थी, उन शिक्षण संस्थाओं में रहने वाले जो बालक होते थे, वो समय समय पर भिक्षाटन के लिए जाते थे या भिक्षा मांगते थे। तो ये वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था है। ठीक, अब हमें वैदिक काल के डिटेल पे नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये पृष्ठभूमि हो गई कि वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से है। और इस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था का पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, एकदम निःशुल्क थी। और साथ ही साथ उस समय की जो अगर राज्य का नियंत्रण नहीं था और निःशुल्क थी, तो फिर आय कहाँ से होती थी? आय भिक्षा से होती थी और दक्षिणा से होती थी। अब हम इसके मेन पार्ट पे चलते हैं, ये तो पृष्ठभूमि रह गई। अब हम चलते हैं कि जो शिक्षा की संरचना थी, इस समय पर शिक्षा की संरचना क्या है, वैदिक काल में हमें शिक्षा की संरचना क्या देखने को मिल रही है। तो शिक्षा की जो संरचना थी, शिक्षा की संरचना हमें यहाँ पर मुख्य तौर पर 2 भागों में देखने को मिलती है। एक तो प्रारंभिक शिक्षा देखने को मिलती है और दूसरी उच्च शिक्षा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जब हम आते हैं प्रारंभिक शिक्षा जो आती है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा यहां पर देखने को मिलती है सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा। और ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा जो बालक जब थोड़ा सा बड़ा होता था, तो उसके बाद एक संस्कार होता था जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। और विद्यारंभ संस्कार के दौरान वहां पर उस परिवार का जो कुल पुरोहित होता था या जो भी उनका ब्राह्मण होता था, वो वहां पर आकर के
एक पूजा की जाती थी और उस पूजा के बाद वहां पर उस बालक से चावल के जो दाने होते थे उन चावल के दानों पर उसकी उंगली से कुछ लिखवाया जाता था। तो उसकी उंगली से कुछ लिखवाया जाता था और इसके बाद वो बालक का विद्या आरंभ हो जाती थी। लेकिन याद रखना, अभी तक जो बालक है उसकी विद्या घर के स्तर पे ही होती थी, घरेलू स्तर पर होती थी। विद्यारंभ प्रारंभ हो चुका है, विद्या का ग्रहण करना या सीखना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक वो घर पर ही है, अभी वो घर से बाहर नहीं गया है। तो ये पहली प्रारंभिक शिक्षा थी और प्रारंभिक शिक्षा में पहला जो संस्कार देखने को मिलता है हमें, वो विद्यारंभ संस्कार देखने को मिलता है। प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ होता था वो विद्यारंभ संस्कार से शुरू होता था। ठीक है, विद्या को आरंभ करना, तो विद्यारंभ संस्कार से शुरू होता था और ये कुल पुरोहित के द्वारा संपन्न कराई जाने वाली होती थी। और बालक को किसी शुभ दिन पे चावल के दानों पे उसकी उंगली से कुछ लिखवाया जाता था और वहां से उसकी विद्या प्रारंभ हो जाती थी, या उसको जो विद्या ग्रहण करने के जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती थी। उसके बाद जब कुछ समय तक बालक घर पे रह के सीखना शुरू कर लेता था, तो उसके बाद उसके पास उच्च शिक्षा के लिए एक दूसरा संस्कार होता था। और उच्च शिक्षा के लिए जब बालक 8 से लेकर 12 साल का हो जाता था, क्योंकि अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग उम्र थी, ब्राह्मण वर्ण के लिए अलग उम्र थी, क्षत्रिय वर्ण के लिए अलग उम्र थी, तो अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग उम्र में बालकों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करना पड़ता था। तो दूसरा यहाँ पर हम जब देखेंगे तो दूसरी जो शिक्षा आती है उसे उच्च शिक्षा कहा जाता है। और जब उच्च शिक्षा हमें देखने को मिलेगी तो उच्च शिक्षा हमें 8 से और 12 वर्ष के बीच उच्च शिक्षा में प्रवेश देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि प्रवेश का क्या है, तो प्रवेश 8 से 12 वर्ष की उम्र में या आयु में प्रवेश होता था उच्च शिक्षा में। और तब यहां पर जो संस्कार होता था उस संस्कार को उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता था। उपनयन का अर्थ होता है समीप जाना, और समीप जाने पर यहाँ पर अर्थ है कि गुरु के समीप जाना। और तब यहाँ पर जो विद्यार्थी होते थे या छात्र होते थे वो घर का त्याग करके गुरुकुलों में चले जाते थे और फिर गुरुकुलों में गुरु के साथ रह करके वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर जो संस्कार देखने को मिलता है उस संस्कार का नाम है यहाँ पर उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार देखने को मिलता है। और ये जो उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार वैदिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पर जो शिक्षा की संरचना है वो 2 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा में जो संस्कार है उसका नाम है आपका उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार का अर्थ होता है, उपनयन का अर्थ होता है समीप जाना। और पहला जो प्रारंभिक शिक्षा में जब प्रवेश करना होता है तो उसके लिए होता है विद्यारंभ संस्कार। तो यहां से आपको 2 ही फैक्ट याद रखने, विद्यारंभ और उपनयन संस्कार। ठीक, इसके बाद जब ये शिक्षा की संरचना को हम पढ़ लेते हैं तो शिक्षा की संरचना को पढ़ने के बाद हमारे पास उस समय पर शिक्षा के उद्देश्य भी कुछ निर्धारित किए गए थे कि उस समय के शिक्षा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो उस समय की जो शिक्षा प्रणाली होती थी, उस समय की शिक्षा प्रणाली के भी लगभग वही उद्देश्य होते थे जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के हैं। और जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी हमें रोजगार के लिए देखने को मिलता है, स्वास्थ्य के लिए देखने को मिलता है, ज्ञान का संवर्धन करने को मिलता है ना। तो कई सारे ऐसे उद्देश्य थे। तो उनमें पहला उद्देश्य तो था, वो था जीविकोपार्जन, यानी कि जीविकोपार्जन या रोजगार। पहला उद्देश्य जीविकोपार्जन या रोजगार का था। दूसरा उद्देश्य जो था
दूसरा उद्देश्य था अपना स्वास्थ्य का संवर्धन करना, स्वास्थ्य का संवर्धन करना या स्वास्थ्य को संरक्षित रखना, जो भी आप कहें। तो दूसरा उद्देश्य स्वास्थ्य का संवर्धन था। तीसरा उद्देश्य, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान ग्रहण करना होता है या ज्ञानार्जन होता है। तो तीसरा उद्देश्य यहाँ पर ज्ञानार्जन था। अगर आप चौथा उद्देश्यों से कहीं पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका उद्देश्यों से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं। ज्ञानार्जन एक उद्देश्य था। उसके अलावा एक और जो उद्देश्य था, राष्ट्र धर्म का पालन करना, कि जो उस समय पर जो भी राज्य है, जो भी राष्ट्र है उस समय पर उसका पालन करना। इसके अलावा जो अपनी संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, उसका संवर्धन करना, उसका संरक्षण करना और उसका प्रचार प्रसार करना। तो संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण करना, ठीक है। फिर सामाजिक उद्देश्य भी आ जाते हैं। सामाजिक उद्देश्यों का अर्थ होता है कि समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना। तो अगर यहां पर मैं छठा लिख लूं, समाज, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह है। सातवां अगर यहां पर देख लें तो फिर नैतिक विकास है। तो ऐसे ऐसे कई सारे उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति उस समय की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था। आठवां, आध्यात्मिकता की प्राप्ति। तो आप इनको ऐसे ऐसे नोट कर सकते हैं। तो ये सारे शिक्षा के उद्देश्य उस समय पर थे। पर हमें शिक्षा के उद्देश्यों पे कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। हमें जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक पे चर्चा करनी है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। अब आता है शिक्षा का पाठ्यक्रम। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और जब आप यहां पर देखेंगे, अच्छा एक और चीज है कि जो ये हम शिक्षा व्यवस्था का विकास वाला, या जब हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली है, इसको देख रहे हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि पेपर आपका शिक्षण से संबंधित होना है, टीचिंग एग्जाम है, इसलिए उसका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन आएगा, तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, 2014 वाले जो स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था, उसमें जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था है, वो डिस्पैच है, वो डिस्पैच का क्वेश्चन आपका उन्होंने पेडागोजी वाले, शिक्षण अभिरुचि वाले पोर्शन में नहीं बनाया था, लेकिन वो क्वेश्चन उन्होंने आपके जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां पर डाल लिया। अब क्योंकि आपका टीचिंग एग्जाम है, इसलिए आपके हिस्ट्री भी उसको ज्यादातर ऐसे पूछेंगे जो शिक्षण से संबंधित होगी, करंट अफेयर भी ऐसे पूछेंगे जो शिक्षण से संबंधित होगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर इस टॉपिक को पढ़ें तो इसको समझते हुए भी चलें, और साथ साथ में ये बैकग्राउंड बनाने का काम तो करेगा ही। इसके अलावा जब हम जाते हैं शिक्षा की जो पाठ्यचर्या रहती है या शिक्षा का जो पाठ्यक्रम रहता है, तो शिक्षा का पाठ्यक्रम हम यहाँ पर दो आधार पे विभाजित कर सकते हैं। पहला आधार तो हमारा शिक्षा का स्तर है, एक तो हम स्तर के आधार पे बांट सकते हैं, और दूसरा हम प्रकृति के आधार पे बांट सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम दो तरीके से वर्गीकृत था। पहला तरीका जो वर्गीकरण का था, पहला तरीका वर्गीकरण का स्तर था, और स्तरों के आधार पर यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम अलग अलग बांट रखा था। एक तो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अलग था और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम अलग था। तो ये तो स्तर के आधार पे था। और दूसरा प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया था, एक परा और दूसरा अपरा। परा का अर्थ होता है भौतिक से और अपरा का अर्थ होता है आध्यात्मिक से। तो इस तरीके से सिलेबस को यहां पर बांटा हुआ था। जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी
वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो पाठ्यक्रम था उसको दो तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और दूसरा यहाँ पर प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जब हम स्तर के आधार पर देखेंगे तो एक तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था और दूसरा उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम था। तो जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत डिटेल में उन्होंने नहीं दे रखा होता था। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा उसमें व्याकरण का ज्ञान था। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, तो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आपके पास उन्होंने व्याकरण का ज्ञान व्याकरण का ज्ञान देते थे, भाषा का ज्ञान देते थे, कुछ जो सामान्य ज्ञान होता था, सामान्य ज्ञान जो दैनिक जीवन से संबंधित होता है, छंद शास्त्र का ज्ञान देते थे, छंद शास्त्र का ज्ञान देते थे और इसके अलावा नीति शास्त्र कहें या यहाँ पर इसे नैतिकता हम कह सकते हैं, नैतिकता का ज्ञान या नैतिक शिक्षा, ये प्रारंभिक स्तर पर दी जाती थी। और इसके अलावा धार्मिक शिक्षा, ये सामान्यतः प्रारंभिक स्तर पर दी जाती थी। तो प्रारंभिक स्तर पर व्याकरण है, भाषा है, सामान्य ज्ञान है, छंद शास्त्र का, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा को दिया जाता था। इसके अलावा जब हम उच्च शिक्षा पे जाएंगे तो उच्च शिक्षा पर जो ज्ञान होता था, उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको यहाँ पर दो भागों में बांटा गया था। एक तो सामान्य बांटा गया था और एक बांटा गया था विशिष्ट में। एक सामान्य में बांटा गया था और दूसरा विशिष्ट में बांटा गया था। तो उच्च शिक्षा के जब उच्च शिक्षा पर हम जाते हैं तो उस उच्च शिक्षा पर पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया था। एक सामान्य होता है और दूसरा विशिष्ट होता है। तो जो सामान्य शिक्षा थी, सामान्य शिक्षा में हमारे पास जो संस्कृत भाषा है उसका ज्ञान होता था, व्याकरण का ज्ञान होता था, नीति शास्त्र। तो अगर आप लिख लें इसमें, अगर यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसमें हमारे पास नीति शास्त्र का ज्ञान होता था, वो अनिवार्य रूप से दिया जाता था। इसके अलावा नीति शास्त्र के अलावा यहाँ पर संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य रूप से दिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि जो सामान्य शिक्षा है वो हर किसी को ग्रहण करनी है। जो उच्च शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा के स्तर पर सामान्य शिक्षा हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य थी, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षा है वो अपने अपने क्षेत्र से संबंधित थी। अगर किसी को कर्मकांड में जाना है तो उसके लिए कर्मकांड की शिक्षा थी, किसी को खगोल शास्त्र में जाना है तो उसे खगोल शास्त्र की शिक्षा थी, किसी को कृषि शास्त्र में जाना है तो उसके लिए कृषि शास्त्र की शिक्षा थी। लेकिन ये जो सामान्य शिक्षा है, ये सामान्य शिक्षा हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य थी। तो नीति शास्त्र था, संस्कृत था, इसके अलावा व्याकरण का यहाँ पर भी था, व्याकरण भी सबको आनी चाहिए थी। इसके अलावा व्यायाम, ये दैनिक आधार पे होता था, व्यायाम था। और इसके अलावा गुरु सेवा और गुरुकुल की व्यवस्था, और गुरुकुल की व्यवस्था, ये आपके पास सामान्य जो शिक्षा थी ये हर किसी को लेनी अनिवार्य थी। चाहे वो नीति शास्त्र हो गया, चाहे वो संस्कृत की शिक्षा हो गई, चाहे वो दैनिक आधार पे व्यायाम हो गया, या फिर आपके पास गुरुकुल की व्यवस्था करनी हो गई, या फिर नीति शास्त्र, धर्म और नीति शास्त्र भी अनिवार्य भाग थे। धर्म और नीति शास्त्र ये भी अनिवार्य भाग थे, ये भी अनिवार्य शिक्षा के भाग थे। लेकिन जब हम विशिष्ट शिक्षा पे जाएंगे तो विशिष्ट शिक्षा अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से दी जा रही थी। विशिष्ट शिक्षा अगर किसी व्यक्ति के पास जैसे
सैनिक है तो सैनिक शिक्षा की दी जा रही है। ज्योतिष में अगर किसी ने जाना है तो उसे ज्योतिर्विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। अगर किसी को कर्मकांड में जाना है तो उसे कर्मकांड की शिक्षा दी जा रही है। किसी को अगर भूगर्भ शास्त्र में जाना है तो उसे भूगर्भ शास्त्र की शिक्षा दी जा रही है। तो ये स्पेसिफिकेशन था। वैसे ही जैसे अभी क्या होता है, अभी भी हमारे पास ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं हर किसी के लिए, वो सबको पढ़ने होते हैं, और कुछ फिर आपकी जो स्ट्रीम है, आपका जो वर्ग है, उसके हिसाब से पढ़ने होते हैं। तो वैसे यहाँ पर विशिष्ट और सामान्य शिक्षा थी। इसमें चाहे तो आप लिख लें कर्मकांड था, ज्योतिष विज्ञान था, और भी बहुत सारे थे जो स्पेशलाइजेशन हो रखा था। अब इसके अलावा एक और शिक्षा संरचना में हमें दो और चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो लौकिक शिक्षा देखने को मिलती है, लौकिक कहते हैं इसे, या फिर भौतिक शिक्षा, या फिर इसी को कहेंगे पराशिक्षा प्रणाली। पराशिक्षा, लौकिक, भौतिक या पराशिक्षा प्रणाली, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये जो शिक्षा प्रणाली है, ये जो शिक्षा प्रणाली है, ये भौतिक जगत से संबंध थी, जिसमें रोजगार परक शिक्षा दी जाती थी, कताई की, बुनाई की, कृषि की, पशुपालन की, ऐसी कई सारी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे कोई व्यक्ति अपना दैनिक रोजगार के काम चला सके। और दूसरी तरफ हमारे पास आती थी जिसे कहते हैं अपरा, या फिर इसे आध्यात्मिक कहते हैं, या फिर इहलौकिक कहते हैं। आध्यात्मिक कहेंगे या फिर इहलौकिक, इहलौकिक शिक्षा या पाठ्यक्रम जो भी है इसका। इसमें क्या होता था, इसमें आध्यात्म से संबंधित जो स्पिरिचुअल चीजें हैं उनसे संबंधित शिक्षा को दिया जाता था, और उसी से संबंधित शिक्षा को छात्रों को दिया जाता था। तो कुछ छात्र परालौकिक शिक्षा को ग्रहण करते थे, कुछ छात्र इहलौकिक या अपरा जो होती है, या जो आध्यात्मिक शिक्षा होती थी, उसको ग्रहण करते थे। इसको भी हमें इतने डिटेल में नहीं जाना कि क्या क्या पढ़ते थे, लेकिन आप ये नाम याद रखना, परा जो होती थी वो भौतिक जगत से है, और जो अपरा है वो आध्यात्मिक जगत से संबंधित शिक्षा प्रणाली है। अब इसके अलावा फिर जब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं तो वो है शिक्षण विधियां। तो इस समय की जो शिक्षण विधियां हैं, वो शिक्षण विधियां सामान्य तौर पर मौखिक शिक्षण विधियां थी, जो मौखिक तौर पे शिक्षक छात्रों को अपना ज्ञान दे रहे हैं। जो गुरु लोग होते थे गुरुकुलों में, वो मौखिक रूप से छात्रों को ज्ञान देते थे, और छात्र मौखिक रूप से ही ज्ञान ग्रहण करते थे। और इसके अलावा मौखिक होता था, तो यहाँ पर जो शिक्षण विधियां थी, सबसे पहली विशेषता तो थी कि मौखिक होती थी। मौखिक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। मौखिक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। दूसरा, इसमें जो अब शिक्षण विधियां देखेंगे आप, तो शिक्षण विधियों में हमारे पास जब आएगा तो शिक्षण विधियों में अनुकरण शिक्षण विधि है, दृष्टांत शिक्षण विधि है, और जो प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि है, प्रदर्शन शिक्षण विधि है। ऐसी कई सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। इन शिक्षण विधियों को हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हमारे पास शिक्षण विधियां आएंगी। बस अभी हमें केवल इनके एक प्रकृति समझनी है कि वैदिक काल में किस नेचर की शिक्षण विधियां होती थी। तो उस काल में अधिकतर ऐसी शिक्षण विधियां थी, या सामान्य तौर पर देखेंगे तो ऐसी शिक्षण विधियां हैं जो मौखिक रूप से, जिनमें ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। अब उसमें कौन कौन सी विधियां आ गई, चाहे तो आपकी दृष्टांत विधि आ गई, चाहे तो आपकी अनुकरण विधि आ गई, चाहे तो आपकी प्रदर्शन विधि आ गई, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद विधि आ गई, तर्क विधि आ गई, कहानी विधि आ गई। ऐसी सारी विधियां थी जिनमें मौखिक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो शिक्षण विधियां हैं, मुख्य तौर पर ये अनुकरण शिक्षण विधि है, अनुकरण विधि है, व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि है। इसके अलावा दृष्टांत विधि है। दृष्टांत का अर्थ होता है एग्जाम्पल देना, दृष्टांत विधि है। इसके अलावा तर्क विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है।
प्रश्नोत्तर विधि के अलावा यहाँ पर वाद विवाद विधि है, और चाहे तो आप यहाँ पर एक कहानी विधि भी आपको देखने को मिल सकती है कि कहानी सुनाना और उसके आधार पे ज्ञान प्रदान करना। तो शिक्षण विधियां अधिकतर ऐसी थी जिनमें मौखिक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान किया जा रहा था। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना। फिर व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड है। दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल देना। तर्क यानी कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो तर्कों के आधार पे किसी टॉपिक के समाधान पर पहुंच रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है और कहानी विधि है। ये विधियां वैदिक काल में प्रचलन में थी। तो इनको बस आपको एक दिमाग में रखना है कि कभी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी विधि वैदिक काल में प्रचलन में नहीं थी। तो वैदिक काल में आपको ध्यान में रखना है कि वैदिक काल में अधिकतर वैसे शिक्षण विधियां हैं जिनमें मौखिक रूप से ज्ञान का आदान प्रदान किया जा रहा है। अगला जब हम देखेंगे तो अगले हमारे पास आती है शिक्षण संस्थाएं व परीक्षा कैसे होती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी वैदिक शिक्षा प्रणाली का, और यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये आपसे इतिहास में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और चाहे तो आपके पास यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो शिक्षण संस्थाएं व परीक्षा है वो किस तरीके से होती थी। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षण संस्थाएं होती थी, तो शिक्षण संस्थाओं में सबसे प्रमुख जो था वो गुरुकुल ही था, सबसे प्रमुख। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे बने कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन सा था, या सबसे प्रमुख शिक्षण का जो कार्य होता था वो मुख्य रूप से कहाँ होता था, तो मुख्य रूप से गुरुकुलों में होता था, मुख्य रूप से गुरुकुल में होता था। और ये गुरुकुल भी एक प्रकार का नहीं होता था, बल्कि गुरुकुल 4 प्रकार में विभाजित थे। पहला जो प्रकार था गुरुकुल का, पहला जो प्रकार था उसको कहते थे टोल। पहला प्रकार टोल है। दूसरे जो गुरुकुल होते थे, पहला प्रकार तो टोल है आपके पास, दूसरा जो गुरुकुल का प्रकार होता था उस गुरुकुल को कहते थे घटिका, उस गुरुकुल को कहते थे घटिका। तीसरा जो गुरुकुल है, तीसरा जो गुरुकुल का प्रकार है उसको कहते थे चरण, और चौथा जो गुरुकुल का प्रकार है उसे कहते थे चतुपथी। चतुपथी। तो यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये आपका पेडागोजी में भी बन सकता है और हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन गुरुकुल में या इनमें से कौन से वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, और इन चारों के साथ एक और नाम जोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे हैं, और इनको अब हमें समझना है कि ये मुख्यतः किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले जो टोल है, टोल में केवल और केवल साहित्य की और भाषा की शिक्षा दी जाती थी। केवल साहित्य और भाषा की शिक्षा दी जाती है। टोल में केवल भाषा और साहित्य की शिक्षा, केवल भाषा और साहित्य की शिक्षा जहां दी जाती थी उस गुरुकुल को टोल कहते थे। केवल भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जा रही है। फिर दूसरा आता है घटिका। घटिका में भाषा के साथ साहित्य की शिक्षा दी जा रही है, साहित्य के साथ धर्म की दी जा रही है, धर्म के साथ दर्शन की शिक्षा दी जा रही है, और दर्शन के साथ साथ नीति शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। तो अगर केवल भाषा और साहित्य की शिक्षा पूछे तो भाषा और साहित्य की शिक्षा केवल और केवल टोल में दी जाती थी, जबकि अगर आपके पास घटिका के लिए पूछे तो घटिका में आपका भाषा का भी दिया जा रहा है, धर्म का भी दिया जा रहा है, दर्शन का भी दिया जा रहा है, और नीति शास्त्र का भी दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है चरण। चरण में किसी वेद से, कोई वेद है जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इस वेद के भी किसी विशेष अंग की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि ये स्पेशलाइज स्कूल होते थे, ये स्पेशलाइज गुरुकुल होते थे, जहां पर किसी वेद की, जहां पर किसी वेद
किसी वेद के किसी विशेष अंग या विशेष भाग की, विशेष अंग की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा जो गुरुकुल होता था उसको चरण कहा जाता था। तो यहां पर चरण है और अंत में जो है वो है चतुष्पथी। और जो चतुष्पथी है वहां पर 4 शास्त्र होते हैं। दर्शन हो गया, पुराण हो गया, व्याकरण हो गया और राजनियम। दर्शन, व्याकरण, जहां पर चारों शास्त्र कौन कौन से हैं, इसीलिए इसका नाम चतुष्पथी है। ठीक है, तो दर्शन, पुराण, ठीक है, दर्शन हो गया, पुराण हो गया, राजनियम। तो दर्शन, पुराण, राजनियम और जो आपका व्याकरण होता है उससे संबंधित यहां पर जानकारी दी जाती थी। तो चतुष्पथी में चारों प्रकार के जो शास्त्र हैं, दर्शन हो गया, पुराण हो गया, राजनियम हो गया और व्याकरण हो गया, इन सभी का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। तो गुरुकुल 4 प्रकार के होते थे। सबसे पहला टोल हो गया, दूसरा घटिका हो गया, तीसरा चरण और चौथा चतुष्पथी। तो इन चारों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। केवल भाषा और साहित्य की शिक्षा जहां पर दी जा रही है उसे टोल कहते थे। घटिका भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र। चरण हो गया किसी वेद के किसी विशेष अंग की शिक्षा जहां पर दी जा रही है। और चतुष्पथी हो गया दर्शन, पुराण, राजनियम और व्याकरण की जानकारी जहां पर दी जा रही है। इसके अलावा केवल गुरुकुल ही यहाँ पर शिक्षा देने के भाग नहीं थे या शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि कुछ और भी थे जिनमें ऋषि आश्रम हो गया, परिषद हो गया, सम्मेलन हो गया और परिवार्जाचार्य हो गया। ठीक है, तो इनमें परिवार्जाचार्य हो गया, ऋषि आश्रम हो गए, सम्मेलन हो गए और परिषद हो गई। इनके द्वारा भी यहां पर शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रदान की जाती थी छात्रों को। ऋषि आश्रम का मतलब, अच्छा, परिवार्जाचार्य का मतलब होगा कि कई सारे जो ऋषि या विद्वान लोग होते थे या जो गुरु होते थे वो गांव में जाकर भ्रमण करते थे और वहां पर लोगों को शिक्षा संबंधी बातें बताते थे। तो परिवार्जाचार्य का मतलब होगा कि ये एक तरीके से जिसे आप मोबाइल शिक्षा व्यवस्था कह सकते हैं, जो भ्रमण करने वाली शिक्षा व्यवस्था है वो है। इसमें गुरु गांव में घर में जाकर के शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे। दूसरा हो गया आपके पास ऋषि आश्रम जो ऋषियों के या जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे उनके आश्रम होते थे। वहां पर बहुत उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी और कई बार जो गुरु लोग भी होते थे, बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते थे वो भी ऋषियों के आश्रम में शिक्षा को ग्रहण करने आते थे। सम्मेलन का मतलब हो गया जैसे आजकल की कॉन्फ्रेंस है, कई सारे विद्वान आ रखे हैं और उन विद्वानों के द्वारा छात्रों की समस्याओं का समाधान या उनके सवालों का समाधान किया जाता था। परिषद हो गई, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक राष्ट्र में कुछ विद्वानों की परिषद होती थी। लगभग 10 विद्वान मिलकर एक परिषद बनाते थे जिसमें अलग अलग जो शास्त्र हैं, अलग अलग जो ज्ञान की विधाएं हैं, उन ज्ञान की विधाओं से संबंधित विद्वान रखे जाते थे या उनके जानकार रखे जाते थे। और वो परिषदों में, ये परिषदें भी छात्रों की समस्याओं का और उनकी शिक्षा से संबंधित जो सवाल होते थे उनका समाधान करते थे। तो गुरुकुल तो थे ही, गुरुकुल 4 प्रकार के थे और उसके अलावा गुरुकुल के अलावा परिवार्जाचार्य, ऋषि आश्रम, सम्मेलन और परिषद भी शिक्षा के एक प्रमुख शिक्षण संस्थान थे।
और लेकिन इनमें ये ध्यान रखना है कि इन शिक्षण संस्थानों में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान था वो गुरुकुल ही था, और गुरुकुल 4 प्रकार के थे, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां तो हम देख चुके हैं कौन कौन सी थी। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम इसमें देखने को मिलता है, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में एक तो हमें ये देखना है कि इस समय पर जो शिक्षण व्यवस्था थी, ठीक है, शिक्षण व्यवस्था थी, शिक्षण व्यवस्था में हमारे पास अगर देखने को मिले कि जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था का माध्यम क्या था, तो शिक्षण व्यवस्था का अगर माध्यम देखने को मिले, अगर माध्यम पूछे तो माध्यम क्या था, तो माध्यम यहाँ पर संस्कृत था। जो शिक्षण का जो माध्यम था वो यहाँ पर संस्कृत था, संस्कृत को यहाँ पर शिक्षण का माध्यम रखा गया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि में नायकीय पद्धति का भी यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। तो 2 यहाँ पर विशेषताएं हैं अन्य महत्वपूर्ण बातों में, एक नायकीय पद्धति यहाँ पर देखने को मिलती है, और दूसरा यहाँ का जो शिक्षण का माध्यम था वो संस्कृत था। अच्छा, नायकीय पद्धति क्या थी? नायकीय पद्धति का अर्थ था कि जब गुरुकुलों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लग गई, तो वहां पर जो तीव्र बुद्धि वाले या प्रखर बुद्धि वाले छात्र होते थे, उनको अलग अलग टोलियों का नायक बना दिया जाता था, और उन प्रखर बुद्धि के छात्र शिक्षण के दौरान या शिक्षण में अपने गुरुओं की मदद करते थे, और कई बार जो गुरु होते थे उनके स्थान पर ये जो प्रखर बुद्धि के जो छात्र होते थे, ये प्रखर बुद्धि के छात्र भी यहाँ पर शिक्षण का कार्य करते थे। तो ये नायकीय पद्धति हो गई हमारे पास। इसके अलावा एक और हमें यहाँ पर देखना है कि जो हम पीछे हमारे पास एक और रह गया है कि यहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं एवं परीक्षा है, इस परीक्षा को भी हमने देखना है। तो परीक्षा अगर हम देखें तो परीक्षा यहाँ पर जो परीक्षाएं ली जाती थी वो परीक्षाएं मौखिक रूप से ही ली जाती थी, लेकिन उन परीक्षाओं का अपना अपना अलग अलग स्तर होता था और उसी के आधार पे उपाधियां प्रदान की जाती थी। तो सबसे पहले तो जो उपाधि होती थी वो स्नातक की उपाधि होती थी, स्नातक के बाद वसु की उपाधि होती थी, वसु के बाद रुद्र होता था और रुद्र के बाद आदित्य होता था। तो सबसे पहले अगर कोई छात्र 12 वर्ष की पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता था या एक वेद का ज्ञाता हो जाता था, किसी एक वेद का ज्ञाता हो जाता था, उसको कहते थे स्नातक। जो उपाधि है वो स्नातक की उपाधि मिलती थी। मौखिक परीक्षा के बाद अगर कोई एक छात्र एक वेद का ज्ञाता या तो एक वेद का ज्ञाता हो गया या 12 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, दोनों में से एक चीज कर लिए, तो फिर वो छात्र स्नातक कहलाता था। पाठ्यक्रम पूरा कर लिया तो फिर वो छात्र एक वेद का ज्ञाता या 12 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो तो वो छात्र कहलाता था स्नातक, वो छात्र स्नातक कहलाता था। दूसरा होता था वसु। अगर उस छात्र ने या तो वो 2 वेदों का ज्ञाता हो गया हो या 24 वर्ष का पाठ्यक्रम 24 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो तो वो कहलाता था वसु। तीसरा होता था रुद्र, और रुद्र वो होता था जो या तो 3 वेदों का ज्ञाता हो, 3 वेदों का ज्ञाता हो या 36 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो, पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। तो ये जो कहलाता था ये कहलाता था रुद्र। और अंत में जो आता था उसे कहते थे आदित्य। आदित्य वो होता था जो 4 वेदों का ज्ञाता हो
या तो उसे चारों वेद आते हों या 48 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। अड़तालीस वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने का मतलब है कि उसकी आयु लगभग 55-56 साल की हो चुकी होगी, तभी वो आदित्य कहलाएगा। और या उसने चारों वेदों का ज्ञाता हो गया हो। रुद्र वो कहलाता था जो या तो 3 वेदों का ज्ञाता हो गया हो या उसने 36 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। वसु वो व्यक्ति कहलाता था जिसने 2 वेदों का ज्ञाता हो या उसने 24 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। और स्नातक वो कहलाता था जिसने या तो 1 वेद का ज्ञाता हो या उसने 12 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। इसी के आधार पे उसे उपाधियां दी जाती थी। और ये जो उपाधियां होती थी ये किसी लिखित परीक्षा के आधार पे नहीं होती थी, या तो पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो या मौखिक परीक्षाएं लेते थे गुरु, उनके द्वारा होता था। अंत में जब हम अन्य महत्वपूर्ण बातों पे आ रहे थे तो हमारे पास नायिका पद्धति और भाषा का माध्यम हमने देख लिया था। एक और चीज थी, जब कोई छात्र अपनी शिक्षा पूरा कर लेता था और वो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता था तो फिर उस दौरान जो संस्कार होता था उसे समापवर्तन संस्कार कहते थे। यानी कि शिक्षा पूर्ण करने पर जो संस्कार होता था उस संस्कार को कहते थे समापवर्तन संस्कार। तो ये महत्वपूर्ण बात थी इसकी। शिक्षा पूर्ण करने पर समापवर्तन संस्कार होगा। शिक्षा जब आरंभ होती है तो विद्यारंभ होता था, और जब गुरुकुल में प्रवेश होता था उस समय पर उपनयन संस्कार होता था। बस अंत में एक और महत्वपूर्ण बात रह गई कि उस समय के प्रमुख शिक्षण संस्थान आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है उसमें एक तो आपका तक्षशिला आ जाता है, तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है। इसके अलावा केकई आ जाता है, मिथिला आ जाता है, प्रयाग आ जाता है, काशी आ जाता है, और कांची जिसे कि कांजीवरम के नाम से जाना जाता है इस समय। ये प्रमुख शिक्षण संस्थान थे। तो सबसे पहले तो आपके पास तक्षशिला आ गया जो कि तत्कालीन गांधार में था। दूसरा यहाँ पर आपके पास प्रयाग आ गया, ये भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का प्रमुख केंद्र था। तीसरा मिथिला जो कि बिहार में है, मिथिला नेपाल में है, ये भी शिक्षण का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा यहाँ पर काशी शिक्षण का प्रमुख केंद्र था। केकई जो उस समय पर एक प्रांत था, केकई भी एक प्रमुख शिक्षण का केंद्र था। और इसके अलावा कांची जो कि कांजीवरम के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, ये भी शिक्षण के प्रमुख केंद्र थे। ये सारे के सारे शिक्षण के प्रमुख केंद्र उस समय पर थे। यानी कि वैदिक काल में शिक्षण के जो प्रमुख केंद्र हैं वो थे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनकी लोकेशन देखनी है ताकि आपकी ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी पूरा हो जाए। और इसके अलावा जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं उनकी लोकेशन आपको देख लेनी कि ये है कहाँ कहाँ पर। मिथिला कहाँ पर है, काशी कहाँ पर है, केकई कहाँ पर है, कांची कहाँ है और प्रयाग कहाँ पर है। अब इससे रिलेटेड हमने जितना भी पढ़ लिया है, हमें केवल वैदिक काल में इतना ही पढ़ना है। इतने से हमारा काम चल जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। जितना पढ़ लिया है उससे रिलेटेड हम कुछ संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं, जो कुछ प्रश्न आ सकते हैं उनको देख लेते हैं, है ना। जो पॉसिबल क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ भी रखा है कई बार का, जब पहले स्क्रीनिंग होती थी, कि उपनयन का अर्थ होता है। उपनयन का क्या अर्थ होता है तो हमने अभी पढ़ा है। पहले होता है वन को प्रस्थान करना, दूसरा है यज्ञोपवीत धारण करना, तीसरा है गुरु के समीप जाना, चौथा है गृह त्याग करना। तो हमने अभी पढ़ा कि उपनयन संस्कार तब होता है जब हम गुरुकुल में प्रवेश करते हैं या गुरु के समीप जाते हैं। तो गुरु के समीप जब जाते हैं तो उस समय पर उपनयन संस्कार होता था। तो 2 संस्कार होते हैं, विद्यारंभ और उपनयन, और एक तीसरा संस्कार है जिसे कहा जाता है समापवर्तन संस्कार। चौथा है कि वैदिक काल में रुद्र शब्द का संबंध है। रुद्र शब्द का संबंध किससे है?
एक है 4 वेदों के ज्ञाता, दूसरा है 1 वेद का ज्ञाता, तीसरा है 3 वेदों का ज्ञाता और चौथा है 2 वेदों का ज्ञाता। तो हमने अभी यहाँ पर 4 चीजें पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा है यहाँ पर, जिसे सबसे पहले हमने स्नातक पढ़ा है। स्नातक वो होता है जो 1 वेद का ज्ञाता होता है। दूसरा हमने यहाँ पर वसु पढ़ा है। वसु वो होता है जो 2 वेद का ज्ञाता होता है। तीसरा हमने यहाँ पर रुद्र पढ़ा है जो 3 वेद का ज्ञाता होता है। और चौथा हमने यहाँ पर आदित्य पढ़ा है जो 4 वेद का ज्ञाता होता है। तो रुद्र 3 वेद का ज्ञाता होता है। क्वेश्चन रुद्र से पूछा गया है, तो हमारे पास इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन है हमारे पास। इनमें से कौन वैदिक काल में शिक्षा का साधन नहीं था? यह शिक्षा का साधन के बजाय शिक्षा का संस्थान होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा का संस्थान नहीं था, तो कौन सा यहाँ पर शिक्षा का संस्थान नहीं था? तो जो शिक्षा का संस्थान नहीं था वो हमारे पास क्या टोल था? हाँ, तो टोल गुरुकुल का एक पार्ट होता था। परिषद में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, ऋषि आश्रम में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। पूछ रखा है कि कौन सा संस्थान नहीं था, शिक्षा का संस्थान नहीं होता था। तो जो मकतब है, मकतब हमारे पास आके जब इस्लामी शिक्षा प्रणाली आएगी, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली आएगी, वहां पर होता था। प्रश्न संख्या 4 है कि वैदिक काल में चरण नामक शिक्षा संस्थान का संबंध है। चरण नामक शिक्षा संस्थान का संबंध किससे है? केवल भाषा व साहित्य से। तो केवल भाषा और साहित्य से जो है वो कौन है? वो टोल है। केवल भाषा और साहित्य से संबंधित जो गुरुकुल है वो टोल है। भाषा, धर्म और नीति शास्त्र से जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम घटिका कहते हैं। चारों शास्त्रों की शिक्षा से संबंधित जो है उसे चतुष्पथी कहते हैं, यानी कि चारों। और अगर किसी वेद के किसी अंग से संबंधित होता है तो उसको हम चरण कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। अगर शिक्षण अभिरुचि में क्वेश्चन नहीं बना तो यहाँ वैदिक शिक्षा के क्वेश्चन आपके पास हिस्ट्री वाले पोर्शन में बन सकते हैं, जो जीएस वाला पोर्शन आता है। इसलिए यहाँ पर आपको इस वैदिक काल को हो, चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली हो, चाहे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली हो, चाहे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली हो, इन सबको पढ़ के जाना है। क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपके पास आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। और जब अगर क्वेश्चन पेपर में आ गए तो तब आप ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये सिलेबस से बाहर आ रखा है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली को देखने वाले हैं।